understand whenever Delhi does something, it is almost like India sending a message not just to the domestic, other states, other cities, but also to the world. 2020 से 2026 में we have seen the transformation from 4 to 5% adoption to 14% adoption. But the ground issues have remained the same. थ्री व्हीलर के मतलब जो ड्राइवर्स हैं जो जहाँ रहते हैं अगेन वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी करी हुई लाइन से आती है, तो कहाँ से आप चार्जर लगाएंगे वहाँ पे? कि there are 5 agencies which have been identified for 5 different jobs. But क्या वो एक दूसरे से बात करेंगे? चार्जर में एक 2 व्हीलर चार्जर होना चाहिए, एक 3 व्हीलर होना चाहिए, 2 चार्जिंग पॉइंट्स 4 व्हीलर के होने चाहिए. Why are you mandating it? Why are you mandating? Let consumer decide it. आप जब घर पे एसी लगाते हो, गीजर लगाते हो, क्या आप आरडब्ल्यू से परमिशन लेते हो? फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, दिल्ली डिस्कॉम, कहीं किसी से परमिशन लेते हो? ईवी इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. ठीक है, वो गाड़ी है, सड़क पे चलता है, बट एंड ऑफ द डे इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी. भाई अगर वो भी 3 किलोवाट का कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाई आर यू ट्रीटिंग इट डिफरेंटली? साल 2020 दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आती है और वह पॉलिसी स्पेसिफिकली एक चीज का जिक्र करती है. उस पॉलिसी में लिखा था, दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस दैट अ न्यू अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट द अडॉप्शन ऑफ ईवी इन दिल्ली. किक स्टार्ट द अडॉप्शन यानी एक ऐसी चीज जो शुरू नहीं हुई थी बट एक गवर्नमेंट उसको पुश करना चाहती थी. साल 2026 एग्जैक्टली 6 साल बाद दिल्ली की एक नई ईवी पॉलिसी आती है एंड दैट पॉलिसी ऑल्सो सेव समथिंग न्यू. यह पॉलिसी कहती है, दिल्ली इज कमिटेड टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड अकॉर्डिंगली एम्स टू प्रमोट एंड अडॉप्ट क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मेजर्स. इस पॉलिसी में एक और नया जिक्र है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट सेज it about providing for right to life, which constitutes right to clean air and pollution free environment. And it also says that it is about accelerating the EV transition in India. तो एक किक स्टार्टिंग टू एक्सेलरेटिंग टू ईवी अडॉप्शन. शायद 6 साल में दिल्ली ऑलरेडी मूव कर चुका है अपने इलेक्ट्रिफिकेशन की जर्नी में. सो इसी पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए वी हैव 3 experts in the studio today. First, Ankit Maheshwari. He is representing the leading charge point operators in India. Second, we have Subrata Mitra. He is representing the electric two-wheeler OEM today. And we have Mitali Nikor, who's the founder of Nikor Associate, who's representing the think tank space today. 2001, 25 साल पहले, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एक केस जिसने दिल्ली के ट्रांजिशन की शुरुआत करी, ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन स्पेसिफिकली, जहां पर बसेस, ऑटोज, टैक्सीज को CNG में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया. तो मेरा पहला सवाल मिताली से, हमने देखा कि CNG ट्रांजिशन जब हुआ तो काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई, शायद पेट्रोल पंप्स तैयार नहीं थे, उस ट्रांजिशन फेज को काफ़ी लोगों ने झेला भी है. तो अब जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रांजिशन वैसे ही चलेगा या इट कुड बी मोर स्मूदर? सो आई थिंक प्रियदर्शी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं. सबसे पहले हम ये अनपैक करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन चाहिए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है, टैक्सीज, या फिर हम कमर्शियल व्हीकल्स की भी अगर बात करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात करें, बसेस, सबसे पहला रिकग्निशन ये है जो कि पॉलिसी में है कि ये सारी कैटेगरीज बहुत डिफरेंट है. इन सब का ट्रांजिशन बहुत अलग तरीके से होगा. इन सब के ट्रांजिशन के लिए बहुत अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली को डेवलप करने की ज़रूरत है. सो द फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से इस ट्रांजिशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द बैटरी स्वैपिंग स्टेप, वो बहुत अच्छे से पॉलिसी ने रिकग्नाइज किया है. एंड आई एम श्योर वील हियर फ्रॉम आवर को पैनलिस्ट ऑल्सो मोर ऑन दैट. लेकिन पॉलिसी में इसके लिए एक छोटा इंसेंटिव, स्वैपिंग का इंसेंटिव सेपरेटली दिया गया है. एंड अगर आप खुद भी दिल्ली में कहीं पे भी किसी पेट्रोल पंप पे भी गए होंगे तो यू वुड सी कि एक सेपरेट एरिया पेट्रोल पंप्स पे आजकल नया पॉपअप कर रहा है पूरे दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं, दे आर एक्चुअली स्वैपिंग देयर बैटरीज ओवर देयर.
Yeah. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई मीन सी इट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एज अ इकोनॉमिस्ट मैं हमेशा कहूँगी ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट अपने आप एक बन रही है सो वी आर स्टार्टिंग टू सी कि टू व्हीलर के ट्रांजिशन के लिए वो एक ऑप्शन अब पॉप अप हो रहा है सिमिलरली हमें थ्री व्हीलर्स को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज थ्री व्हीलर्स दिल्ली की लाइफलाइन है और बहुत सारे जो हम मोबिलिटी स्टडीज़ देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा थ्री व्हीलर यूज़ काफ़ी प्रेफर करते हैं स्पेशली शॉर्ट ट्रिप्स के लिए दिल्ली में तो ये एक बहुत बड़ी यूज़ केस कैटेगरी मेरे हिसाब से बनने वाली है और अभी भी दिल्ली में मोस्टली सीएनजी थ्री व्हीलर्स चल रहे हैं इट विल टेक मेरे हिसाब से 5 to 7 years हम देखेंगे कि लोग अपना थ्री व्हीलर रिप्लेस करेंगे Good. Good to see an overall picture here today. Because Subrata, you come from an electric two-wheeler representation. मैं उस पर जाने से पहले एक्चुअली दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के बारे में पहले जानना चाहता था बिकॉज दैट पॉलिसी स्पेसिफिकली सेड दैट दे विल अचीव 25% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2024 बट आई थिंक हम शायद ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13 से 14% तक ही रह गए इन लास्ट 3-4 ईयर्स सो व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो पॉलिसी हम आई है या क्या ऐसा मिस हुआ लास्ट पॉलिसी में विच दिस न्यू पॉलिसी एक्चुअली इम्प्रूव्स ऑल्दो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर दैट दिस पॉलिसी एक्चुअली कम्स अप विद The way I look into this policy, I think it is one, Delhi government's commitment towards overall energy transition. And it will be a mistake if we look this purely as Delhi's alone. See, please understand, whenever Delhi does something, it is almost like India sending a message not just to the domestic, other states, other cities, but also to the world that this is the transition which we are doing. Yeah. Whether it was the famous CNG transition, people, those who were in Delhi, remember even stepping out half an hour outside in Delhi, those diesel fuming days. And what we are today, it took a transition 30 years. And as Mithali said, the infrastructure took a long time to build. The transition has happened. So if you ask me, this is almost monumental in that aspect. The second big difference between the 2020 and this is 2020 enabled as that, okay, we will come, we'll give you incentive like many other schemes. I think this policy, there is a fundamental difference is it actually goes a step forward and goes about mandating it from a certain time that other powertrains or other fuel technologies will not be available in the city of Delhi. So if you ask me, that is the major transition. And believe me, when governments anywhere in the world take such a measure, they have done a lot of thinking that goes behind it and on that. Specifically, when I'm looking at electric two-wheelers and also electric four-wheeler, because I've personally I drive an electric four-wheeler. The initial adopters have already established. So, here I'll differ with Mithali that the risk takers of EV across India have already done. The first 1%, 2%, for example, in two-wheelers, last year you had a 6 to 7% penetration in terms of sales. Four-wheelers have almost hit 3-4%. So, the initial risk takers have already taken. So, today what has happened is a new buyer of EV, one, he or she sees lot of vehicles there out on the road, which is a huge confidence. This is there. Second thing is that you have your friend circle, colleagues, office. You can just go and ask what is your experience. So that part of that. And the third, I think, is that the negatives what were associated with it, with EV in terms of whether it is safety and others. I think that news has completely trickled down. That is no more in the consideration set. So today, if those who have charging at home, who can charge at home, who have an access to it, are just going across for EV and there. And why I'm confident about Delhi taking this is that this is also a message to other cities, especially. See, AQI of 500 is while it's in Delhi, it's not that AQI in other cities are any good. We are seeing that levels are increasing. So I think this is also a messaging to them that may not be a mandate immediately, but this is the road to transition. So I look into Delhi 2026 EV policies far more transformational. No, it's not fair to compare policies across governments and state, but if you ask me, this is a monumental energy transition policy
that a city or a state government could put it out there, and it will be very interesting to see how the transition happens, because it's not India, Delhi alone, other states, other countries across the global south will also take a learning from this. Yeah. So for me, this will make math. If you look back, say 20 years later, when we'll analyze policy, I think this will be a huge game changer in terms of the entire global energy transition as far as personal automotive transportation is concerned. So good to hear that perspective actually. And Ankit, I want to come to you. और मैं कुछ एक नंबर्स भी देना चाहता हूँ दिल्ली के जो ईवी सेल्स और परसेंटेज ईवी सेल्स हैं. फॉर एग्जांपल 2021 द परसेंटेज ईवी सेल वाज 6.1%, 2024 11.6% and 2025 14.2%. So we've seen an increase actually 6% से 14% लास्ट 4 years में हो चुका है. दिल्ली शायद ट्रांजिशन कर रहा है ऑलरेडी. एंड व्हीकल कैटेगरी कुड डिफर, हो सकता है टू व्हीलर में शायद ज़्यादा ही ट्रांजिशन हुआ है. तो इन सब में चार्जिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज विदाउट चार्जिंग आई डोंट थिंक ये अडॉप्शन भी हो पाता. एंड पिछली पॉलिसी एक्चुअली टॉक्स अबाउट, एंड आई एम टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी, अबाउट सम 18,000 और 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स टू बी पुट अप. नई पॉलिसी में ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक टारगेट्स तो डिफाइन नहीं है, बट दे हैव कम अप विद some new parameters, new agency that needs to be the nodal agency for it. So what's your view about this new policy from the charging perspective? I think it's a very apt question, because now we can compare what 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा था और 2026 में वो क्या लेआउट कर रहे हैं. बट उसके बीच में जो अंतर आया है, उसके बीच में अंतर ये है कि अडॉप्शन जो हुआ है वो चार्जिंग इंफ्रा या पॉलिसी ड्रिवन नहीं है, वो नीड ड्रिवन ज़्यादा है. And why I say need driven, the people who have adopted are early adopters, right? Yes. Early adopters want to experiment. They have taken smallest of the vehicles to the longest of the road trips, Yes. right? To test that limit. Now, has the government looked at that and taken cue of the needs there and built into the policy? I see कि वहाँ पे कुछ मुझे 50-50 लगता है. Why I say that? इस बार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई, जिसको बोलते हैं, कोई मैंडेट नहीं है, राइट? एंड आई थिंक द गवर्नमेंट कैन से कि फाइन देयर इज 27,000 चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया, यूटिलाइजेशन उस पर आ नहीं रही है, तो नए चार्जिंग पॉइंट्स क्यों आए, क्यों, राइट? वो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आ सकता है, हम क्यों इसको सब्सिडाइज करें? देर आर मैनी अदर पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज विच कैन कंटिन्यू टू डू दैट. देर आर सेंट्रल पॉलिसीज विच कंटिन्यू टू डू दैट. उन्होंने OMCs को अलाइन किया है कि वो अपने पेट्रोल पंप्स पे और फ्यूल रिटेल आउटलेट्स पे करें. When all of this ecosystem is there, right, should Delhi EV policy focus on creating new infra, right? So ये अगर question देखा जाए, I still believe that infra, I mean, because in the whole value chain of e-mobility, infra plays a very central role, right? इसका mandate, इसके benefits और इसका supply side, जिसको बोलते हैं कि you can ease the way infra can come up. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. My co-panelist was saying that people who have a charger at home will adopt it. Yeah. What about people who don't have, right? What about the fire NOC का जो एक myth या एक हवा है, जिसको कोई clear direction नहीं है. I do not see that also coming in the new policy. I mean, if a policy has to lead and lead by front, right, lead by example, they should have said that fine, I would create a single window clearance for the fire NOCs to be undertaken by this SOP, right? I am no one to suggest them how it has to be done. They are well versed about how policy and this, but what I'm saying is that this particular piece was missing. Now the whole across India, people are talking about ki they are not able to take connections in their high rises. RWAs have their own concerns. This policy should have addressed some of those concerns and said, we lay it out because 2020 से 2026 में we have seen the transformation from 4 to 5% adoption to 14% adoption, right? Percentage में देखा जाए तो 300 times almost adoption has happened. But the ground issues have remained the same, Yeah. right? So infra में एक वो है. The second is, I think Delhi sits at a very crucial junction, not only because it's a capital, but it has connects to great places where people would like to go and experiment, right? So I was talking to my co-panelist earlier
about Mukteshwar and far-flung areas from Delhi. Yes. If it is after 7th, 8th year of people buying EVs, if they are still finding difficulty in going at length to do, and I'm only talking about four-wheeler passenger electric, then there's somewhere the current policy and the state policy and central policies are failing to catch up on the realization of the aspirations of common Indian, right? People who are actually buying the vehicle. And let me be honest, the people who are buying the vehicle can afford the vehicle. That's the reason they're buying. There are no manufacturing incentives outlined in the policy. Earlier भी बहुत clear नहीं थे. When I speak on this is only about a four-wheeler perspective. Let's say that the good things about what the policy brings. एक तो mission-oriented policy है ये. This is the first time any particular policy is linked it to air pollution or the quality of life, right? उसमें एक बहुत important element है कि two-wheeler and three-wheeler का जो mandate है, right? A very defined mandate. This will push and this will nudge, all the ecosystem players to kind of adopt in a way of format. उसकी underlying infrastructure requirement क्या है? I wish I would have seen more of that, right, in this. But let's look at the larger picture. What was bringing more pollution to this? Congestion brings pollution. I see no direction to the transport department as to how they can really work on that. Because see, bringing electric vehicle does not really solve the trouble, right? There will be host of, 30% by 2030 is what the target is. There will be still 70% vehicles who would continue to emit and who would continue to congest alongside an EV, right? So the whole ecosystem has to change. Now, my last bit is about heavy-duty vehicles and logistic vehicles. I believe the incentives which the Delhi government has proposed, in the rightful manner, they can't really subsidize everything. But if it is mission critical, and if they understand that 3% of the vehicles do 30% of vehicle emissions, because they are goods carriers and they are overloaded and whatnot, right? They are inefficient. The idea was to create this mission critical to at least one or two major activities, which would have created impact at the end of 2030, right? I do not see that. I see that it's spread across two-wheeler, three-wheeler. The Janta effect is definitely there. But to see that 2030 will have the emission effect for which this policy has set out for, I believe it's going to take some time. True. And I would say that कि congestion जो है शायद एक transport issue है, possibly not covered in the EV policy, but yes, very rightly said that वो भी एक ज़रूरी है साथ-साथ इस transition के साथ-साथ जो इसके I believe a काफी- direction is possible direction because would be when somebody is creating a policy which impacts everything, Sure. a direction should have been provided. Sure. Very nice. And mandates तो बाद में है, but उससे पहले मैं कुछ incentives के बारे में बात करना चाहता हूँ, and this is specifically to सुब्रता. And I would start with आज खुश तो बहुत होंगे आप, because जब हम E2-wheelers की बात करते हैं तो जो incentive पिछली policy में था, that was around 5,000 per kilowatt hour, which has shifted to 10,000 per kilowatt hour. तो अगर इसको समराइज किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्हीकल जो एक 3 किलोवाट आवर के बैटरी पे आता है, पहले उसके लिए आपको 15,000 का कैशबैक आई वुड से जो आपके अकाउंट में वापस आता था, अब आपको अप टू 30,000 मिलेगा. तो हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन बीइंग एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर OEM योरसेल्फ? तो कितना अच्छा है, कितना बुरा है? दूसरा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा बिकॉज ये इंसेंटिव ईयर 1 से ईयर 2 से ईयर 3 थोड़ा कम होता जाता है, बट इवन इफ आई सी ईयर 2 नंबर्स, फिर भी वो पिछली पॉलिसी से ज़्यादा ही रहेगा. थैंक्स प्रदेश. दिल्ली ईवी पॉलिसी का जो इंसेंटिव अमाउंट है, अगर आप इसकी तुलना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से करें या किसी और स्टेट में जो स्कीम्स चल रहे हैं, 30,000 रुपये का जो लिमिट है टू व्हीलर का, मुझे नहीं लगता किसी और स्कीम में आज के तारीख पे अवेलेबल है. नहीं. अगर मैं इसकी तुलना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से करूं, एक टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी 15,000 रुपये पर किलोवाट था, जो आज आके वो 2,500 रुपये पर किलोवाट है. इट इज़ मैक्सिमम 5,000 रुपये पर किलोवाट. एंड 5,000 रुपये पर व्हीकल
बिकॉज मैक्सिमम आपको 2 किलोवाट तक ही मिलता है, चाहे बैटरी पैक जो भी हो, 3 साढ़े 3 भी हो। 5,000 रुपये का इंसेंटिव इन द लास्ट 1 ईयर जो चला है हैज़ इंश्योर्ड करीब 16-17 लाख गाड़ी बिका है। एक्स्ट्रा आपसे मतलब इम्पैक्ट हुआ है उससे। करेक्ट, मतलब जो 16-17 लाख कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडिया में जो खरीदा है, उन्होंने 5,000 रुपये का इंसेंटिव का बेनिफिट उन्होंने लिया है। और अगर आप पीएम ई ड्राइव स्कीम देखेंगे जो 31 जुलाई तक खत्म हो रहा है, द एंटायर टू व्हीलर कोटा इज गेटिंग कंज्यूम्ड एट इट स्टार्टेड एट 10,000 एंड वेंट अप टू 5,000 मीटर। तो यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम फॉर आवर 5,000। ऑडियंस इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो फेम स्कीम या पीएमई ड्राइव स्कीम जो आता है, दैट इज वो डायरेक्टली ओईएम्स को मिलता है, जो भी इंसेंटिव होता है। फॉर अ यूजर आई डोंट सी दैट, मतलब इट इज अ बेनिफिट, इट इज अ बेनिफिट, क्योंकि वो कॉस्ट ऑलरेडी एक शोरूम प्राइस में कम होकर आता है, काफी बड़ा बेनिफिट है। हाँ, बट बिकॉज यूजर को ये समझना है कि वो बेनिफिट ऑलरेडी उनको मिल चुका है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, बट अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ईवी पॉलिसी आता है उसमें डिफरेंट इंसेंटिव हो जाए जो उनके कैशबैक अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी में। जी। सी ऑब्वियसली बिकॉज द अमाउंट इज वेरी हाई, फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव डीबीटी इज द बेस्ट वे टू गो. And plus there is, you remove the interface of anyone between the government and the citizen. Otherwise you always had a risk, consumers had a concern कि भाई आप तो लिए, आप कब दोगे and all that. But though PM E-Drive to its credit had made transparent. I don't think anyone today, at least in the two-wheeler industry, consumer was not aware of such a scheme. They knew about it. वो सीधा के पूछते थे भाई ये कहाँ पे है, because the government had also done a lot of publicity. The industry had also put. In fact, in all the dealerships across OEMs, आपको दिखता था कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इसके अंदर आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा. बट ऑल दैट आई एम सेइंग इज दैट आज जो स्कीम जो 5,000 रुपये का जो है, इफ आई हैव टू कंपेयर, ऑब्वियसली स्कीम खत्म होने वाली है इस मंथ एंड तक, उसके अगेंस्ट आपको 30,000 रुपये मिलने वाला है. चाहे इसमें आप OEM क्लेम करके आपको पास थ्रू कर रहा है या 30,000 रुपये आपके डीबीटी में आएंगे, बट फॉर ए कंज्यूमर इट्स अ 6 times. एंड हियर अगेन व्हेन आई लुक प्योरली फ्रॉम ए पॉलिसी लेंस, प्लीज अंडरस्टैंड इंसेंटिव्स ऑलवेज कीप कमिंग डाउन. पीएमई आप फेम 1 फेम 2 पीएमई ड्राइव देखेंगे, EMPS कम होता गया है. Subsidies has to come down. Subsidies have to come down, or incentive. Here the government, by giving 30,000 rupees, of course for the first year, I think this is almost like a clarion call to the Delhi citizens कि भाई खरीद लो, अब तो ले लो, अब तो ले लो. And I think it is also, see, end of the day ऐसे नहीं कि हर सरकार के पास बहुत पैसे होते हैं. State governments normally have a difficulty in terms of raising finance. For the Delhi state government to go take this leap of faith and give 30,000 rupee for two-wheeler, I think is a huge incentive which the Delhi citizens must lap it up. Because even if, like say, other states, some of the states which have incentive schemes, I think one state had only 10,000 rupees, but that too limited up to 1 lakh vehicle. Here there is no limit. It's actually time bound कि एक साल में जितने भी गाड़ी बिकी. So I think this is a great move, and I'm sure they would have done their calculation on that. To add to Ankit's point on the charging infra, I think that is important too. I hope that, I wish that this policy also covered that aspect. Because as an EV user myself, and the first 6-9 months, I faced a lot of difficulty when I could not charge the vehicle at home. And thanks to, my RWA, initially people had a lot of concerns 4 years back, pata nahi kya hoga basement mein and all that. But my RWA was forward looking, but it still took 6 months for me to set up the charger. And today there are 30-40 odd cars in our society, and that's not a constraint, because like today when I came here I did not have to worry. मैं रात को लगा दिया, हो गया. I think we will have to ensure, and this is something that I wish, like Delhi, I hope Delhi takes a leap of faith under the same. We have to give a right to charge for consumers to charge their EV. See, मेरा एक सिंपल सा एक सवाल है. अभी दिल्ली का पूरा समर ख़त्म हुआ है, 45 डिग्री में दिल्ली लो रही, और कुछ 6 महीने के बाद विंटर आएगा. हम यहाँ पे 2-3 टन का AC चलाते हैं, और विंटर में हम 2 किलोवाट 3 किलोवाट का गीज़र चलाते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी से जाके परमिशन लिया है? आप जब घर पे AC लगाते हो, गीज़र लगाते हो, क्या आप RWA से परमिशन लेते हो, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, दिल्ली डिस्कॉम, कहीं किसी से परमिशन लेते हो? ऐसे नहीं होता है. तो
भाई एक अगर एक एंड ऑफ द डे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ईवी इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, वो गाड़ी है, सड़क पे चलता है, बट एंड ऑफ द डे इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर वो भी 3 किलोवाट का कंज्यूम कर रहा है, व्हाई आर यू ट्रीटिंग इट डिफरेंटली? भाई अगर बंदा जब घर पे एसी खरीद रहा है, ऐसा तो नहीं उसने जाके आरडब्ल्यू से परमिशन लिया, डिस्कॉम से, आपके पास लोड की पावर, लोड ऑथराइज लोड है, आपने कर दिया। एंड सिमिलरली आप गीजर लगा रहे हो विंटर में, एंड इंस्टेंट गीजर 3 किलोवाट की था। सो आई थिंक व्हाट आई होप द पॉलिसी शुड से, नॉट जस्ट इन दिल्ली, अक्रॉस, इज दैट कि अगर आपके पास डेजिग्नेटेड पार्किंग है, आई एम यूजिंग द वर्ड डेजिग्नेटेड विद लॉट ऑफ responsibility because you don't want people will park anywhere and say मुझे यहाँ पे connection दो, you can't. But if you have a designated parking, whether you live in a gated colony, non-gated colony, as long as you have a designated parking, you must be permitted to slow charge your electric vehicle, a two-wheeler and a four-wheeler. At least initially I'll say give up to 3 kilowatt. जो आप एसी के लिए दे रहे हैं, जो आप गीजर के लिए, उतना ही बिजली दो। सो गुड सुब्रता, काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव था फ्रॉम द टू व्हीलर थ्री व्हीलर कैटेगरी ऑफ पीपल एक्चुअली हु इज ड्राइविंग दिस। सो मिताली, मैं आपके पास आना चाहता हूँ बिकॉज जब भी एक ट्रांजिशन की बात आती है, हमने सीएनजी में भी देखा इम्पैक्ट शायद एक थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर को कि आज अचानक से उसका डीजल चेंज करना है, उसको नए तरीके, उसको लाइनों में खड़ा होना है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द सेम कैटेगरीज, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बोल रहे हैं फॉर श्योर, एंड फोर व्हीलर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है वो उसको लगा रहा है। पर जब हम इस ट्रांजिशन की बात करते हैं, क्या आज फिर से हम देखेंगे पब्लिक चार्जिंग के लिए लोगों को शायद फिर से लाइनों में खड़ा होना होगा? अंकित एंड सुब्रता ने ये भी बात करी कि एक घर पर चार्जर जो शायद उनके पास वो स्पेस नहीं अवेलेबल हो, तो कितना इम्पैक्ट करेगा ये चीज़ें उस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए? थैंक यू सो मच प्रियदर्शी, आपने लोगों की कैटेगरीज के बारे में बात करी, क्योंकि आई थिंक आई सेगमेंट माय रिमार्क्स इन 2-3 बकेट्स अगेन। सबसे पहले जब हम उस कैटेगरी की बात करते हैं जो एकदम प्रिविलेज्ड कैटेगरी होती है, मतलब जिनके पास, और प्रिविलेज का मेरा मतलब है आप अपने घर में रहते हैं, चाहे वो वर्टिकल घर हो या हॉरिजॉन्टल घर हो, जितना भी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट आपका घर हो, और मतलब आपके, या आप किसी गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं या आप डीडीए फ्लैट में भी रहते हैं, तब भी आप दिल्ली के टॉप 10% इनकम ब्रैकेट में आते हैं। कितना प्रिविलेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर इन अ प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड, या आप किसी रिच हाउस होल्ड से या इवन अपर मिडिल इनकम हाउस होल्ड से आते हैं, तो पैसेंजर ईवीज़ की जो उन्होंने चार्जिंग की बात करी, डेफिनेटली उसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने घर में चार्जर रखूँगी या अपने घर में चार्जर रखूँगा। मैं आपको ये इंसिडेंट बताती हूँ, अभी रिसेंटली मेरी मदर आरडब्ल्यूए सेक्रेटरी हैं यहाँ गुड़गांव में, मतलब एनसीआर ही है, हम भी दिल्ली हैं और वी वांट टू बी एटलीस्ट, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ, फायर एनओसी वाला इंसिडेंट। फायर डिपार्टमेंट केम, उन्होंने कहा कि आपको सारे चार्जर्स जो बेसमेंट में हैं हटवाने पड़ेंगे और उसमें हमारा चार्जर भी आता है, हमारे पास भी ईवी है, तो आपको अपने चार्जर फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे लगाने होंगे, बेसमेंट में अलाउड नहीं है। तो हमने जाके फिर उनसे बात करी, और मेरी मदर मुझे भी लेके गई एज एन एक्सपर्ट, सेक्टर एक्सपर्ट, की आप बात करिए इनसे। उनका जो कंसर्न है वो गलत नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि दिल्ली में अभी आप देखिए पिछले कुछ महीनों में ही इतने सारे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट? और हम सबको याद होगा, होटल में एक फायर हुई, वहाँ पे जो होटल के ओनर थे उन्होंने इतने सारे मैट्रेसेस यूज़ करे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो फायर डिपार्टमेंट का कंसर्न ये है कि हमारे पास उस साइज़ का व्हीकल नहीं है जो आपकी बेसमेंट में जा सके टू डाउज द फायर अगर फायर इंसिडेंट होता है। तो उसकी वजह से वो फायर एनओसी देने से मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम एक क्लासिक पॉलिसी फेलियर देख रहे हैं, जो एज इकोनॉमिस्ट, एज पॉलिसी एडवाइज़र हम बहुत सारे सेक्टर्स में देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ से आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये हमारी ईवी पॉलिसी है, लेकिन उसके साथ में फायर डिपार्टमेंट का बजट नहीं बढ़ाया गया हो ताकि वो वाले फायर व्हीकल्स प्रोक्योर कर सकें जो आराम से एक बेसमेंट में या फिर एक कंजेस्टेड एरिया में जा सके जहाँ पर ईवी चार्जर्स लगेंगे। यू नीड स्मॉलर
more like efficient vehicles. तो ये सबसे पहले मेरा पॉइंट है ऑन द पैसेंजर कैटेगरी. अब दूसरा, आप इमेजिन करिए दिल्ली ग्रेटर कैलाश नहीं है. Unfortunately. सिर्फ ग्रेटर कैलाश. हम लोग एक्चुअली निकोर एसोसिएट्स में हम बहुत सारे कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं पूरे दिल्ली में, और वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं वो उनकी लाइफ टू व्हीलर पर ही चलती है. वो अपना फ्रेट ट्रांसपोर्ट भी, जैसे अगर आप किसी के कुरियर डिलीवरी बॉय हैं तो भी आप वो अपने टू व्हीलर पर ही करेंगे. सब कुछ टू व्हीलर पर होता है. टू व्हीलर पर मैंने, आप आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, बड़े बड़े सरिये जाते हुए भी देखे. तो टू व्हीलर हमारे देश की, बट स्पेशली दिल्ली की एक लाइफलाइन है. अब आप सोचिए जो काइंड ऑफ हाउसेस, जो मिडिल इनकम हाउसेस हैं, ये मिडिल क्लास है एक्चुअली. हम प्रिविलेज नहीं, ये मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास के घर में कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई स्पेस नहीं है उन गलियों में कि आप वहाँ पर चार्जर लगा सकें. पॉसिबल ही नहीं है. फिर आप थ्री व्हीलर के कैटेगरी पे जाइए तो थ्री व्हीलर के मतलब जो ड्राइवर्स हैं, जो जहाँ रहते हैं, अगेन वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी करी हुई लाइन से आती है घर की. तो कहाँ से आप चार्जर लगाएंगे वहाँ पे? इट्स नॉट पॉसिबल. तो अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टू साइडेड प्रॉब्लम. एक तो कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ काम नहीं कर रहे हैं. क्योंकि आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप कॉलोनी रेगुलराइजेशन पर काम करें, अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, अगर आपको पता है कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करना है, तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग जहाँ पर आप बना रहे हैं वहीं पे आप साथ में एक कॉमन चार्जिंग पॉइंट भी बना सकते हैं, ताकि जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में रह रहे हैं वो तो एटलीस्ट अपना टू व्हीलर या थ्री व्हीलर वहाँ पर चार्ज कर सकें. एंड गुड दैट यू हैव सीन, एंड बिकॉज अंकित ने ये शुरुआत की थी ये कहने के लिए, बिकॉज ईवी पॉलिसी तो बन जाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात होती है, बट कंजेशन इज समथिंग जो हम जिस पे बात नहीं करते, या उनका एक प्रोसेस भी अगर इसी के साथ बना दिया जाए तो एक लार्जर विजन कैन बी क्रिएटेड. एंड जैसे आपने कहा इस ट्रांजिशन के लिए, एंड मैं आई वांटेड टू कम बैक टू अंकित ऑन दिस, कि अगर जो हम ट्रांजिशन टू व्हीलर थ्री व्हीलर इसमें भी देख रहे हैं या इवन बड़े व्हीकल्स में, हमने एक बैटरी स्वैपिंग के बारे में भी इस पॉलिसी में देखा है. लास्ट पॉलिसी टॉक्ड अबाउट कि एनर्जी ऑपरेटर को आधा मिलेगा, बैटरी स्वैपर को अलग, व्हीकल कैटेगरी को अलग मिलेगा. बट इस केस में वो फुल पैरिटी दी गई है, चाहे आपका व्हीकल बैटरी स्वैपिंग हो या चार्जिंग का हो. तो अगर इस नेटवर्क को देखना चाहें तो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क भी अब पॉसिबली पेट्रोल पंप्स या अलग अलग एरियाज़ में आएगा. एंड डीसी फास्ट चार्जर्स, जब हम पब्लिक चार्जिंग की बात करते हैं तो उनको भी सेम ही लैंड स्पेस के लिए फाइट करना पड़ेगा. तो इस ट्रांजिशन को आप एक अच्छे तरीके से देखते हैं कि बैटरी स्वैपिंग भी अवेलेबल है, डीसी फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, या ये कैसे इम्पैक्ट करता है एक सीपीयू पर? आई वुड रादर से कि मैं सीपीयू की बात नहीं करूंगा, मैं कंज्यूमर की बात करूंगा. कंज्यूमर में द को पैनलिस्ट राइटली सेड कि एक हर कंज्यूमर एक डिमार्केशन है, बिकॉज उसकी मोबिलिटी नीड्स डिफरेंट है, राइट. तो एक टू व्हीलर कंज्यूमर हर कुछ लेके चलता है. अ बल्क ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन इज टू व्हीलर, राइट. तो टू व्हीलर अगर अपने घरों में प्रॉब्लम देख रहा है कि वो एक वायर खींच के नहीं कर सकता, तो देन दे शुड रादर लुक एट स्वैपिंग. सी पॉइंट ये है कि आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत क्विक हो रहा है, आपकी जो नीड है वो सरफेस हो रही है, आप एक बहुत कम जोग्राफिकल एरिया में मूव कर रहे हो, राइट. सो आई एम सेइंग ऑल्टरनेटिव कुड आल्सो बी दैट. आई नो इट कुड लैंड अप ट्रबल्स फॉर OEMs जो सुब्रता आपको काफी ऐसा I could see that. मैं ये बोल रहा हूँ कि it also gives flexibility to the OEMs to bring in that change in their kitty of vehicles. क्योंकि देखिए OEMs बना कुछ भी ले, लेकिन अगर if it doesn't address consumer issues and their day to day life, अगर उसके फ्रिक्शन को कम नहीं कर रहा है, राइट, तो देन आई थिंक वो स्केल नहीं करेगा. आई बिलीव दैट ये दो मोड में चलना चाहिए. कंज्यूमर शुड हैव अ चॉइस, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, जहाँ बैटरी साइजेस छोटे हैं, जहाँ पे आप फिजिकली इन बैटरीज को रिमूव कर सकते हो, एंड किसी भी AC चार्जिंग के थ्रू आप किसी भी पेट्रोल पंप में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गुड लोकेशंस, आई मीन यू कैन ऑल्सो गेट लोकेशंस जहाँ पे आप इस चीज़ को लो वैल्यू हाई सर्विस प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो.
You don't have to be at the right place. You don't have to be at Cyber Park. You don't have to be in GKs of the world or maybe CPs of the world, right? To create that. आप थोड़ा सा अंदर रह के इस इंफ्रा को कर सकते हैं. But it probably requires manning. It probably requires the high volume जो एक 2-wheeler 3-wheeler इंडस्ट्री लाती है, उनको मैनिंग किया जा सकता है. वो कॉस्ट इकोनॉमिक्स वर्कआउट हो सकती है, राइट? नाउ व्हेन आई लुक एट CPO fighting for the space, right? I think within city, I wouldn't say कि CPOs really have to fight for that space, right? Because अगर home charging solve होती है, right? 60, 70, 80% of the market solves, at least उनकी charging need solve होती है. 30-40% market जो है वो आपके office spaces पे, आपके work spaces पे, आपकी factory है, आपका एक vertical office है, वहाँ take care होता है. हमने जैसे माई ऑर्गेनाइजेशन हमने उन ऑफिस स्पेसेस में ही फास्ट चार्जर लगाए हैं, राइट? समबडी हु हैज लेस टाइम कैन गो एंड टैप इनटू अ फास्ट चार्जर. समबडी हैज मोर टाइम कैन गेट इनटू अ स्लो चार्जिंग मोड, राइट? एक बैटरी की भी मिथ कई सालों से चलती आ रही है कि आपको 2-3 फास्ट चार्जिंग के बाद एक स्लो चार्जिंग चलनी चाहिए, राइट? OEMs विल नॉट ओपनली सपोर्ट इट, बट कंज्यूमर तक ये बात डीलरशिप के थ्रू या कहीं ना कहीं पहुंचाई जाती है, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट मिथ either can be broken here, या आप उसको सपोर्ट करें ये बोल के कि यार there are multi charging varieties which are possible. Fast charging is definitely one of them. The people who need fast charging should approach a fast charging, right? तो एक ये है. Secondly, one of the 5 ways in which charging can happen is also people approach you for charging, on demand charging. There are models जहाँ पे वो अपने retrofitted vehicles में batteries को लेके आते हैं, CCS connector रहते हैं, they power that. All those business models are coming because charging requirements are not laid out very clearly. हर जगह friction है, houses में friction है, office spaces में friction है, right? आपके पास over the top locations नहीं है. जितने basement chargers Delhi NCR में चल रहे हैं, right? Yes. A bulk of them have been stopped. Yeah. बिकॉज वो एप्रीहेंशन है. और एक सिंपल एप्रीहेंशन, आई डोंट वांट टू मेक अ वेरी लूज और इनअप्रोप्रिएट कमेंट, बट फायर NOC के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसपे फायर NOC साइन करेगा. आई बिलीव दैट डॉक्यूमेंट इज स्टिल नॉट रेडी. ये मेरा बिलीफ है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, राइट? तो हम पॉलिसी कुछ भी बना दें, बट उसका एक्शन आइटम अगर ऑन ग्राउंड नहीं होगा, द पीपल हु हैव टेकन द एफर्ट टू बाय दोज व्हीकल्स विल हैव टू ऑल्सो अंडरटेक दैट फ्रिक्शन, राइट? The idea about Delhi taking a lead on such a very transformative and very mission oriented policy was also to look कि कुछ sections हमें friction को कम करने के लिए रखने चाहिए थे. There could be a change in future. I'm saying हर चीज़ एक पेज पे पहले दिन नहीं आती है. But if there are consultative things which would reach maybe through this medium, maybe through other mediums, maybe Delhi should consider taking a lead and becoming that numero uno in the Indian mind space की electrification, transition, decarbonization सिर्फ सोच में नहीं है. It can really be put on ground. तो जो अब EV mandates भी ये पॉलिसी लाती है, so when we say EV mandates, so it says कि 1st January 2027 electric 3-wheelers जो ऑटोस है, N1 goods carrier ELCVs, only electric will be permitted for registration. Second also because it mandates कि अब हम सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं. 1st April 2028 जहाँ पे इलेक्ट्रिक 2-wheeler विल बी परमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशंस, ओनली इलेक्ट्रिक 2-wheelers. हाउ डज इट इम्पैक्ट अ बिजनेस लाइक योर्स? और अगेन अगर ग्रिड इम्पैक्ट की हम बिकॉज इसको एक ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो उस पर कितना इम्पैक्ट करता है? बोथ वेज इफ यू वांट टू See, the way I look at grid impact, energy consumption, I don't want to, I disagree with this argument कि अगर EV ना होता इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन कांस्टेंट रहता. ऐसा नहीं है. अगर आपका GDP ग्रोथ 6% हो रहा है, अगर आपकी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगा, two things will have to happen. एक इन्फ्लेशन रहेगा, नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट, एंड सेकेंड इज एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा बढ़ेगा. यस. Today people are adding air conditioners. It is not a lifestyle. The person even possibly the lowest earning in the society, he wants to have a peaceful night's sleep so that next day it is productive. So AC is not to be seen as that. तो AC 3 किलोवाट तो ले रहा है, 3 किलोवाट 8 घंटे चलेगा, मतलब आप कर लीजिए क्या मैथ.
सिमिलरली विंटर में आप क्या चाहते हैं, लोग 4 डिग्री में ठंडे पानी में नहीं है, दे विल डू. सो आवर एनर्जी कंजम्पशन विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन इंक्रीजिंग irrespective of that, and that as a nation we have to plan for. EV is an additional factor to it. Yes, obviously if you move the entire transportation to this, but the positive of energy that I see is that in our energy preparedness, I think we are well ahead. In terms of adding non-fossil or renewable energy, I think as a nation we have done a commendable job. Where we have failed, where we have fallen short, not failed, is that we have not been able to set up to transfer that energy, let's say Gujarat, Rajasthan, where the solar is getting generated, into consumption states like Delhi. Can we have a mechanism, let's say आपका इतना जैसलमेर, then run of Kutch where you are generating solar, they are producing solar. But if, and we know what will be Delhi's EV based energy consumption, if you are able to match this, the energy transition happens. But yes, we will have to add battery, because how do you fix the solar during the day? So you will have to look at battery storage. That will go hand along with it, the transition. But what I'm saying is that if you charge the vehicle during the day, that also acts at a certain level like your battery storage. तो सुब्रत, आपने बात करी एनर्जी ट्रांजिशन की, बट मैं ईवी मैंडेट्स के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा. इंडिया में पहली बार कोई स्टेट ईवी मैंडेट्स लेकर आया है, एंड विद अ स्पेसिफिक टाइमलाइंस. और वो टाइमलाइन शायद 5 साल की नहीं, सिर्फ 6 महीने बाद और शायद 18 मंथ्स बाद की हम देख रहे हैं. स्पेसिफिकली ई टू व्हीलर्स, जिसकी डेट 1 अप्रैल 2028 है. आप इस ट्रांजिशन को कैसे देख रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली? क्या हम देखेंगे कि ये इंडिया वाइड भी और बढ़ने वाला है, और विल इट रिमेन स्पेसिफिक टू स्टेट? विल इट हैपन ऑन टाइम? See, the mandate has been announced while it starts on 1 April. But it's a message to the consumer that transition will happen. Please understand, ऐसे नहीं कि 1 April 28 से transition start होगा. Transition आपका already consumers पहुंच गए dealership में, क्या होगा, कैसे कब मिलेंगे, what are the approved models. So you will see this transition take off. And I think the 30,000, that will be the incentive to do it early than wait then. True. The aspect of whether the Indian auto industry is ready, here I must give on behalf of the entire auto industry, see the preparedness over the last 6-7 years, I think will Delhi stand to benefit from that. Today, almost every large OEM has electric two-wheeler offering out there in the market. और ये गाड़ियाँ पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं. लोगों ने ऑलमोस्ट 40, 50, 70, 80 हज़ार, 1 लाख किलोमीटर तक भी चला लिया. लोगों ने इसका स्पेयर्स का एक्सपीरियंस कर लिया. फिर ऑल दैट हो सकता है नए गाड़ी या नए टेक्नोलॉजी के साथ. लोगों के पास, कंज्यूमर के पास, इंडस्ट्री के पास, सबके पास, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंसिंग कंपनीज, सबके पास वो डेटा है दैट दिस ट्रांजिशन कैन हैपन. As far as manufacturing capacities are concerned, again I am not concerned, because India in itself is one of the largest two-wheeler manufacturer in the world. 2 करोड़ प्लस तो यहाँ टू व्हीलर बिकता है, जिसमें करीब 17 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है. अक्रॉस इंडिया की बात हो रही है. तो कैपेसिटी है. इट्स ओनली ट्रांजिशनिंग दैट, मूविंग देम फ्रॉम दैट. एंड दिस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इज अगेन एन इंटरेस्टिंग स्पेस. यहाँ पे लेगेसी प्लेयर्स भी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पेशली डिलीवरी व्हीकल्स एंड ऑल दैट, विच विल थ्रो अप the opportunity. So I'm not too concerned about that. And the best part is the financing industry. Initial 4-5 साल पहले उनको बहुत डाउट होता था, पता नहीं क्या चलेगा, कितना चलेगा. Today they are not. तो आज अगर आप देखेंगे the EMI of an electric to that of a petrol vehicle, the distance, the interest जो delta लेते हैं, it's not very high. In some of the OEMs it's almost at par. It's equal. Insurance obviously is linked to the cost of the vehicle, but ऐसे नहीं कि electric they are charging a lot of it. But where I think 2-3 areas which you need to fix it is that ये जो हमने vehicle scrappage का दिया है, I think that has not been thought through fully, because vehicle scrap is very complicated process which comes in. And this has been the experience. अगर आप trucks का देखेंगे, scheme was announced long time back, it hasn't taken off. I think we'll have to fix that. कि पुराना गाड़ी है वो कितना आसानी से कंज्यूमर दे सकता है, बिकॉज उसके अनपेड ड्यूज होंगे इंश्योरेंस के. वील हैव टू कम आउट विद अ फुल मैकेनिज्म दैट व्हीकल कम्स बैक इन. सेकंड, is there a way where government can also take out lot of those old polluting vehicles? Because I think this is an argument which has come from large sections of the industry कि भाई आपने नए जो पेट्रोल गाड़ी है,
जो भी शायद BS6 शायद BS7, आप तो उनको रोकेंगे। बट अब जो पुराना 20 साल का पेट्रोल गाड़ी है वो तो चल रहा है, आप Yes. उसको, आई थिंक दैट इज एसेंशियल विद द स्टेट हैज टू इंटरवीन, एनफोर्समेंट हैज टू बी देयर कि पुराने गाड़ियों को आप सड़क से निकाल दो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट अगर वो पुराना, देखो पुराना जो गाड़ी है वो जितना पोल्यूट करता है ना, उसके हिसाब से आपको 20 नए गाड़ी देने होंगे जस्ट टू अलर्ट दैट। अगर आप, हाँ, बिकॉज सी वो 20 साल पुराना टेक्नोलॉजी है ना, उसका PUC है ना उसने कुछ देखा है, तो द पोल्यूशन लेवल्स आर दैट ओल्ड, वी विल हैव टू टेक दोज व्हीकल्स आउट so that the new vehicles replace them. And last part, I think what Ankit and we are discussing during the break is that the enabling mechanism, the mandate बहुत अच्छा है, बट वो मैंडेट को सपोर्ट करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजंस चाहिए, जैसे स्क्रैपेज हो गया, होम चार्जिंग हो गया, ये सब है, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रिटिकल। वो जितना डिले होगा ना, ये टेक ऑफ, कहीं ऐसा ना हो, मैं वरी इज दैट, मान लीजिए आपने स्क्रैपेज होम चार्जिंग आपने 1 साल के बाद दिया, तो ये जो 30,000 का जो एक बेनिफिट है वो पीपल शुड नॉट मिस आउट। अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग इज दैट मेरे घर पर चार्जिंग है, मैं 30,000 का फ़ायदा ले लूँगा, इनके पास घर पर चार्जिंग नहीं है, ये वेट कर रहे हैं परमिशन या लैंडलॉर्ड जो भी है, इनको अगले साल मिलेगा, इनकी कोई गलती नहीं है बट इनका 10,000 का नुकसान हो गया। आई थिंक वील हैव टू डू दैट बैलेंसिंग पीस सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। Okay. Again on the mandates, Metali, first you and then Ankit. आपको क्या लगता है ये ट्रांजिशन को और फास्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में, इंडिया या दिल्ली की तरफ ट्रांजिशन? सो आई थिंक प्रियदर्शी मैंडेट की वजह से डेफिनेटली एक पुश फैक्टर है, लेकिन इस मैंडेट का एक्चुअल बेनिफिट जिसके पास जाना चाहिए, लाइक सुब्रत सेड, वो उनके पास फिर नहीं जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटे वर्ग के, अगेन आई ऑलवेज कम बैक टू द टू दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट हम लोग जनरली जो EV के केस में डिस्कस उतना नहीं करते हैं, जो सबसे बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास इंफ्रा नहीं है, जिनके पास वो एक्सेस नहीं है, वो फिर अपना डिसीजन डेफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि फिर वो उस टाइम पे लेंगे जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, जैसे 2028 के बाद, 1 अप्रैल 2028 के बाद, यानी कि ईयर 3 ऑफ द पॉलिसी। Yeah. मैंने फर्स्ट 2 ईयर्स में तो नहीं लिया बिकॉज मुझे कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है अपनी कॉलोनी में आता हुआ, और फिर उसके बाद 2028 में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं नया अगर कोई भी व्हीकल लूँगी तो मैं उसको रजिस्टर नहीं कर सकती, तो तब तो मुझे लेना ही है, बट तब फिर मुझे वो 10,000 का ही बेनिफिट मिलेगा ना, ईयर 3 वाला। True. And that is only for 2-wheelers. हमारा जो mandate है for E3-wheelers when we talk about autos, that is 1st January 2027, शायद सिर्फ 6 महीने बाद। So I think on the 3-wheelers, let's do a little, deep thinking. कोई भी अगर 3-wheeler चलाने में आ रहा है, वो उनका लाइवलीहुड है, उनको उससे अर्निंग लेनी है, उनको वो 3-wheeler चला के प्रॉफिट चाहिए, और वो 3-wheeler की जो अर्निंग्स है उससे उनका घर चलता है। Yes. Now lot of women also are entering into 3-wheeler driving, और वो 3-wheelers के परमिट्स ले रही हैं, वो 3-wheeler में चलाने में आ रही हैं। ये एक बहुत एरिया है जहाँ पर मुझे लगता है लो हैंगिंग फ्रूट गवर्नमेंट के लिए है, बिकॉज दिल्ली में एज वेल एज इंडिया में हम चाहते हैं कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े, एंड ड्राइविंग अ इलेक्ट्रिक ऑटो कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि, और वो लाइटर भी होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड 3-wheeler, तो विमेन के लिए थोड़ा सा, हमने बात भी करी है काफ़ी विमेन के साथ, हमने कंसल्टेशंस करे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर उनके पास ऑटो नहीं था तो उनके लिए तो ट्रांजिशन भी नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू थिंग। सो मुझे लगता है कि वो एक सेगमेंट है जहाँ पर इट्स नॉट अ ट्रांजिशन, इनफैक्ट यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप ऑफ ऑटो ड्राइवर्स, और ऑलरेडी आप देखिए जो नमो भारत ट्रेन है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए विमेन ड्रिवन ई-रिक्शाज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं विद निर्भया फंडिंग। Right. तो अगेन यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर। विमेन लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, आप उसको कंबाइन करिए विद द इंसेंटिव जो यहाँ पे 3-wheeler ऑटो का है, आपको उसमें कैशबैक भी मिलेगा, वहाँ पे आप वुमेन ड्राइविंग के लिए आपको स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी, और आप एक सडनली पूरा नया कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस विमेन, दिल्ली की विमेन के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Over to you, Ankit. Similarly, EV mandates क्या इम्पैक्ट है? सो इन प्रिंसिपल मैंने अपने पहले वक्तव्य में ये कहा था कि दिस इज अ मिशन ड्रिवन वक्तव्य is कमेंट
कमेंट ने उसमें कहा था कि ये मिशन ड्रिवन पॉलिसी है और एक मैंडेट अच्छा है, लेकिन उसके अंडरलाइंग जो पैरामीटर्स हैं उसके मैं कुछ रिस्क हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला ये है कि अगर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स को हम ओनली इलेक्ट्रिक में रजिस्टर करना चाहते हैं, what is that impact if people do not buy it because it's high cost? It still remains higher cost if the OEMs do not transfer comparative cost to the consumer, क्योंकि आप पूरे ही इकोसिस्टम को इलेक्ट्रिक करना चाह रहे हो, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। उसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी में क्या रहेगा, क्या लोग उसको रियली अडॉप्ट कर पाएंगे फ्रॉम दैट डे, या वो उस चीज़ को वो जिसको बोलते हैं कि फ्लैट कर्व कर देगा उस ग्रोथ को। सो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट ही नहीं है, उसकी एनेबलिंग अदर पैरामीटर्स भी नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर कोई दुकानदार है और उसको अपने सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टू व्हीलर चाहिए और उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक ख़रीदना पड़ेगा, राइट, और वो तार खींच के चार्जिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इनेबलिंग प्रोविज़न अभी तक आउटलाइन नहीं हुआ है, राइट। तो व्हाट हैपन्स टू दैट? सो इसमें एक जो बड़ा पॉइंट मैं इससे लेके बनाना चाहता हूँ कि देयर आर 5 एजेंसीज व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर 5 डिफरेंट जॉब्स, राइट, इन द पॉलिसी प्रोविजन। बट क्या वो एक दूसरे से बात करेंगे? क्या वो एक सिंगल इस मिशन पे काम करेंगे? उनके परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाएगा टुगेदर एंड इंडिविजुअली, राइट? नन ऑफ दैट इज मेंशन्ड हियर। आई नो दैट नॉट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड हियर, राइट, बट द पॉइंट इज कि वो अगर वो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है अक्रॉस ऑल 5 or 6 different agencies, then people will fight for their silos like it happens everywhere else. I wouldn't blame them for that. But point is कि ये पॉलिसी में होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसे इसको टेकअप की जाएगी। उसी तरह से एनुअल टारगेट्स हैज़ टू बी ऑल्सो गिवन टू दीज 5, राइट। इट शुड नॉट बी ओनली कि हम लोग सारे इलेक्ट्रिक कर देंगे और ये 5 एजेंसीज जो हैं who have been mandated to do that are in a very softer format said कि ये they will create a e-cell, very good, opportunity is अच्छा है, लेकिन वो क्या टाइमलाइन है उसका? अगर वो 1 साल में या 2027 1 जनवरी 2027 से पहले कोई आउटलाइन नहीं बनता है, whose responsibility is that, right? कि आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपको खरीदना पड़ रहा है बट यू cannot really extend a wire connection to charge it safely with or without a fire NOC. Today that thing is hanging on us, right? So I think these 2 parameters would define whether this becomes a paper policy or this really transforms and becomes a numero uno in EV policies, across India. इसी उसमें बिकॉज सुब्रतो ने वो पॉइंट टच किया था मैंडेट्स के साथ, स्क्रैपिंग इंसेंटिव ऑल्सो। ये स्क्रैपिंग इंसेंटिव जो इस पॉलिसी में है विच इज़ 10,000 फॉर स्क्रैपिंग टू व्हीलर्स, 25,000 फॉर scrapping the L5M, the autos that we are saying, replacement जब auto जो होगा, 50,000 for N1 goods and 1 lakh for scrapping your car. So आप for मिताली and अंकित starting with you, आप इस scrappage policy को कैसे देखते हैं? कितना ये advance करेगा या accelerate करेगा adoption की तरफ? I think 2020 it was not there. 2026 it's a good, I would say it's a evolving and it's a good evolution, at least from the policy perspective कि उन्होंने सोचा इस बारे में. But again, the test of the policy would be how it will be implemented and who will implement it. They have identified an agency, but a lot of work needs to be done as to whether voluntarily people will have to come, to kind of do that. Either the dealerships will take the role कि आप जहाँ खरीद रहे हो उनको mandate किया गया. None of that is there in this policy, right? I know, policy को भी बहुत ज़्यादा lengthy नहीं बना सकते हैं. But I think it is the responsibility of these 5 agencies which have been identified to clearly come out in a very time-bound manner as to what the SOPs would be. किसके ऊपर mandate really रहेगा? फायर के लिए फायर वाले कितना अपने ऊपर मैंडेट लेंगे, डिस्कॉम कितना अपने ऊपर लेगा, राइट? दैट डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी देयर. या इंडिविजुअल जो खरीद रहा है उसको ही सब कुछ कराना है, दे विल हैव टू फिगर दिस आउट. If it comes to they'll have to figure this out, whosoever is buying it. I think that would be a very single point failure which this policy would lead to. And these are very, very strong comments because, again, it's great intention, great transformation this policy can bring. But unless it addresses, common threads which connect these agencies and the SOPs, and
अगर एंड यूजर जो एक एडिशनली कॉस्टली व्हीकल खरीद रहा है अक्रॉस फॉर्मेट्स, अगर उसको नॉन फ्रिक्शन ओरिएंटेड रोड पाथ नहीं मिला तो इट्स गोना बी सेम, यू नो, आई डोंट Yeah. सी मच ऑफ So Mithali, what do you in short अगर ये scrapping policy के बारे में? No, I agree with Ankit very much on many of the aspects. मुझे ये लगता है कि सी स्क्रैपेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वेस्ट के बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि आई एग्री विथ हिम ऑन द स्क्रैपेज एंड यू नो द रिस्क फैक्टर्स कम्प्लीटली, लेकिन फिजिकली ऑल्सो जो हमारा यू नो इसका यूज़ क्या होगा, इसका सर्कुलर इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या बनेगा। ये एक बार स्क्रैप होता है कोई व्हीकल या फिर यू नो इवन बैटरी, जैसे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप उसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो उसके पार्ट्स, उसके मटेरियल्स, उसका रीयूज़, मतलब एक चीज़ ट्रूली ग्रीन मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो तभी आती है जब हम एक सर्कुलर इकोनॉमिक सोल्यूशन उसके अराउंड डिज़ाइन करें। तो आई थिंक आज की डेट में उसके बारे में हमने नहीं सोचा है, बिकॉज हम उस पॉइंट पे पहुँचे ही नहीं है कि हमारा यू नो ई वेस्ट उतना ज़्यादा उस पॉइंट पे पहुँच रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम। लेकिन द पॉइंट ऑफ अ पॉलिसी एंड द पॉइंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज़ टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट इन योर लाइफ साइकिल, जहाँ पर आज हम कॉमन पर्सन नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन हमें तो सोचना है ना उसके बारे में। So I think to add to that, good part about this policy is actually कि they have actually looked into this. ये policy actually कहता है कि आप एक collection centers बनाइए, we should Correct. put that EPR compliance के लिए OEM को भी आगे push करता है। तो is that a good step? Do you see as a? नो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट वही प्रॉब्लम है कि वो एक इनकम्प्लीट स्टेप है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते। वहाँ पर सी ये एक, जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपके पास यू नो बहुत इंसेंटिव है कि आप उस काम को ना करें, क्योंकि उससे आपका कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर हम हमेशा एडवोकेट करते हैं एज इकोनॉमिस्ट कि वहाँ पर गवर्नमेंट का काम है वो चीज़ सॉल्व करना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं सॉल्व कर सकता है। एंड आई थिंक दैट वेस्ट की जब बात आती है, रीयूज़ की जब बात आती है, सिर्फ इंसेंटिवाइज करना इज़ नॉट इनफ। गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ भी बननी चाहिए जहाँ पे रीप्रोसेसिंग, मैनेजिंग द इलेक्ट्रिक वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमिक यू नो उसके प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन, कि फिज़िकली उसको रीप्रोसेस करना, वो भी एक एरिया है जहाँ गवर्नमेंट का एक्चुअली रोल है। सी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से कि गवर्नमेंट का यहाँ रोल नहीं है, गवर्नमेंट को यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन जो जहाँ पर रोल है वहाँ पर उनको आना चाहिए। और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए रीप्रोसेसिंग, यू नो रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और उनको इसमें आना चाहिए। उनको खुद कुछ ये फैसिलिटी सेटअप करनी चाहिए, और दिल्ली में अगर होंगी तो अगेन जैसे हम सब ने डिस्कस किया, बाकी स्टेट्स उसे देखेंगी, पूरा ग्लोबल साउथ उसे देखेगा और उनको समझ में आएगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। So for that, Subrata, on to you because you are a two-wheeler OEM. बैटरीज के बारे में बात होता है, तो जब इस सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें या रिसाइकलिंग की बात करें, दिस पॉलिसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट EPR compliances, this possibly talk about traceability of battery, which is good, right? Battery based management rules के साथ इसको कनेक्ट किया गया है. They are talking about traceability of battery also, battery आधार. So the moment all these things happen, क्या ऐसा भी होगा कि ये cost compliance जो उसका होगा because of additional things that you'll have to now comply with, क्या वो और इन vehicles को महंगा कर देगा because then the cost will be passed on to the customer itself. हाँ, सी द नॉर्मल थिंकिंग ये होता है कि अगर कोई आप नया रेगुलेशन कंप्लायंस लाते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, बट द एक्सपीरियंस ऑल्सो शोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब अडॉप्शन बढ़ता है इट नॉर्मली टेपर्स डाउन। बट कौन सा चीज़ टेपर नहीं होता है इज़ व्हेन द कंप्लायंस इज़ नॉट बैक्ड बाय डेटा। जैसे बैटरी पे हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि इसकी बैटरी हैज़ टू गो बाय कंजम्पशन यूसेज। अनफॉर्चुनेटली आज का जो कानून है वो ये कहता है कि भाई आप 10,000 किलोमीटर चलाओ या आप 1 लाख किलोमीटर चलाओ, 5 साल में आप बैटरी वापस ले आओगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बात मैंने भी किया था, इंडिया में जब कोई कंज्यूमर ऑटो खरीदता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दुनिया में गायब है, भारत में ज़्यादा है कि गाड़ी क्या है, आपके घर के बाद गाड़ी आपका सबसे महंगा परचेज होता है।
उन लोगों को छोड़ दीजिए जो 1.5-2 लाख का फ़ोन खरीद रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, बट 99.5% इंडियंस के लिए घर सबसे महंगा पहला चीज़ होता है, उसके बाद गाड़ी होती है। एंड गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ अ फैमिली डिसीजन। कुछ केस लोग खरीद लेते हैं और पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है, काफ़ी केस में तो एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार सब आ जाते हैं, सबका ओपिनियन होता है, कलर से लेके मॉडल। पॉइंट इज दैट अगर वो डिसीजन मैट्रिक्स में ये आ जाता है कि भाई इसका सेकेंड हैंड वैल्यू इज़ अननोन, पता नहीं 5 साल के बाद क्या बिकेगा, भाई बैटरी तो बदलना ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट बैक बाय फैक्ट, हमें वो वाला चेंज करेंगे तब जाके ये बनेगा। अदरवाइज द करेंट BWMR विच इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली will increase the cost of the vehicle and it is not linked to the battery chemistry, and this is where my submission is। आज के तारीख में जो बैटरी बन रहा है इंडिया में, बाहर से जो आ रहे हैं सब, ये कुछ केसेस में तो 8, 10, 15 साल तक का OEMs वारंटी दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि OEM अपने मर्जी से वारंटी नहीं दे सकता, उसके पीछे भाई एक इंश्योरेंस कंपनी खड़ा होता है जो बोलता है हाँ भाई मैं बैक करूँगा ना, अदरवाइज तो OEM कुछ भी दे। इट्स ए स्ट्रेट प्रोसेस है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। तो जब OEM, द बैटरी सेल मैन्युफैक्चरर, OEM और इंश्योरेंस कंपनी तीनों बोल रहे 15 साल चलेगा, बट आपका अगर बैटरी मैनेजमेंट रूल कहते नहीं इसे तो 5-7 साल में से कंडेम कर दीजिए, देन यू आर वेस्टिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। इट इज़ नॉट दैट, बिकॉज जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा उसका रेट बढ़ा देगा, और कंज्यूमर तो वही सोचेगा ना भाई 15 साल में अगर 2 बार बदलने पड़े, तो आई थिंक वील हैव टू फिक्स दैट इज़ वन। स्क्रैपेज, आई थिंक वी नीड द सर्कुलरिटी इन, because today what is happening is EPR responsibilities is coming on the organized sector, but the scrappage, जो उसका जो benefit है that not coming in, and that's the reason ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो 10,000 रुपये जो scrappage है, I think it will be helpful because this scrappage comes back into the organized ecosystem. Unfortunately today in India, चाहे वो e-waste, electronic waste हो, जो भी हो, हर कोई बंदा इसमें कोई हम देखते हैं कि कोई हमें 5 रुपये ज़्यादा दे दे, हम उससे दे देते हैं, बट वी विल हैव टू सी दैट हाउ इट रिमेन्स इन द ऑर्गेनाइज्ड दिस वन विद स्क्रैपेज कमिंग इन। जैसे सी स्क्रैप में क्या होता है, सिर्फ ये नहीं ना, उससे स्टील निकलेगा, वो स्टील स्क्रैप में जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समवेयर कहीं पे कानून में लिखा होगा नहीं, द स्टील इंडस्ट्री हैज़ टू यूज 10% ऑफ स्क्रैप स्टील, काफ़ी जगह पे रूल है भाई, उसे अगर स्क्रैप स्टील इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जाएगा। बट आई एम सेइंग दैट जब ये गाड़ी ऑर्गेनाइज स्क्रैप में आएगा, एक तो कंज्यूमर को 10,000 मिल रहा है, उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट ये हो रहा है, और यहाँ से जो स्क्रैप निकल रहा है दैट विल गो एज फीड स्टॉक टू द अदर इंडस्ट्री। एंड द लास्ट पार्ट ऑन द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, वी नीड टू हैव एन इक्वल रूल्स फॉर ऑल। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे काफ़ी जो स्लो व्हीकल्स है जिनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट दोज बैटरीज आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट in terms either of safety and that. So I think we need to, ये जो baseline है हमारा, ये standard होना चाहिए, ताकि भाई ऐसा ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उनका खर्चे ज़्यादा रहेंगे, तो दे कैन नॉट पास इट ऑन टू द कंज्यूमर, और जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है हु कैन नॉट डू द डिलीवरेबल, अगर उनके खर्चे कम रहेंगे, देन दिस डिस्पैरिटी विल कंटिन्यू। आई थिंक वी विल हैव टू इंश्योर हाउ डू यू मेक इट, बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी हैज़ टू बी ब्रॉट इन, यू कांट, एंड आई थिंक इट इज़ ए नीड। इट मे लुक लाइक वेरी एडवांस, लोगों को लगता है यार ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, डेवलप्ड वर्ल्ड का, बट वील हैव टू ब्रिंग सर्कुलरिटी बिकॉज इट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट, एंड आई थिंक नाउ इट्स प्रूवन। वैसे अब जो भी रिसाइकल्ड मटेरियल है उसका इनपुट कॉस्ट इज एक्चुअली मच लोअर देन अ वर्जिन मटेरियल बिकॉज इट कॉस्ट इज मच हायर। सो थैंक्स उर्मिता, बहुत बातें हुई दिल्ली वी पॉलिसी के बारे में। अब नाउ लेट्स अज्यूम 2030 आ गया है, 4 साल इस पॉलिसी के हो गए हैं, इट हैज़ एंडेड ऑन 31 मार्च 2030। अब एक विजन 2030 हम क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अंकित हियर, कि पॉलिसी अब एंड हो चुकी है, 2030 आ चुका है, अब दिल्ली कैसा विजनाइज कर रहे हैं इसको, कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस हो चुके हैं, प्लीज हमें बताओ। I'll take an optimistic view on this. I believe bulk of the policy जो जिस विजन या जिस मिशन से सेट आउट की है वो उसको अचीव करेगी। I believe all the agencies which have been mandated, they would align it so well कि जितने भी mandates हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। ये मेरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। I believe people who have been facing emission related issues and pollution related issues वो शायद सेटल करेंगे, दैट यू नो देर आर थिंग्स रोलिंग अप नाउ, ये पॉलिसी में भी आ गया है, और
then they would start seeing those benefits, right? These are all the kind of optimistic part. I believe the alternate view, which I would still continue to have on 2030 is कि जो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि there would be loud noises because certain elements of the policy or certain are not really reaching to the end consumer. तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने फ्यूल का रोल बैक किया, right? I mean, though it was a small activity, but it definitely pinpointed to the people that if a policy can come, it can also be rolled back. So my fear factor is that the mandate shouldn't get rolled back because the supply side incentives or supply side जो mandates बाकी elements पे आने चाहिए, electricity पे आना चाहिए, locations पे आना चाहिए, agencies पे आना चाहिए, dealerships पे आना चाहिए, अगर वो भी mandated नहीं हुआ इस process में, there would be loud noises as to why I should buy an electric and I cannot really use it, right? So that's my alternate view, but I still retain my first optimistic view that I would like to see a transformation in Delhi and the NCR region, and this is a great transformative policy from that angle. Thanks, Ankit. Over to you, Matali. Your vision 2030 for Sir, Delhi. let me bring out the economist in me to talk about this. सबसे पहले क्या होगा, हमारे EV sales बढ़ेंगे across categories, इसमें कोई डाउट नहीं है. Let's say that हमारे EV sales around 10 to 15% first year में बढ़ जाते हैं, and then assume a 10% growth or maybe even a 15% growth EV sales में. I'm saying at a minimum. इससे ज़्यादा भी हो सकता है. फिर हम देखेंगे इसकी वजह से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. More people are coming into the workforce and especially मैं होप कर रही हूँ, यहाँ पे होप not realistic, कि इसमें महिलाओं को भी बहुत बेनिफिट मिले. सो ये हम डेफिनेटली देखेंगे. इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, आपके हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ेंगे, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि ईवीज़ को अपने लाइवलीहुड्स के लिए यूज़ करते हैं. और इससे हमारा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बाकी देश में भी होगा कि जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो बढ़ेगी. इट्स बिकॉज वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती है, वो आपके पूरे देश में होती है, हमारे सारे ऑटो क्लस्टर्स में. तो इसका इम्पैक्ट दिल्ली से लेके होसूर तक मेरे हिसाब से बिल्कुल फील किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द लाइवलीहुड जनरेशन जो इस पूरे इंडस्ट्री से होगा. तो होसूर में जो महिला टीवीएस की एक फैक्ट्री में काम कर रही है, शायद उसके लिए भी एक लाभदायक पॉलिसी होगी. लेकिन जो हमें चीज़ें आगे देखनी हैं और जो हमें इंक्लूजन के माध्यम से चीज़ें देखनी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. सो आई रियली होप कि हमारा एक काउंसिल सेटअप हो जो इस पूरी पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करे, मल्टी स्टेक होल्डर काउंसिल. हाँ, जहाँ पर हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट साथ में आए, और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट साथ में आए, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आए, नेशनल अथॉरिटीज़ आए. और फिर इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया, जो एक 10% या 15% सेल्स के इंक्रीज पे आप पूरे देश में देख सकते हैं, लाइवलीहुड्स जनरेशन में, जॉब क्रिएशन में, लोगों के घर की हाउस होल्ड इनकम जो बढ़ेगी, उसको आप सोचिए, आप उसे 2x कर सकते हैं या 3x कर सकते हैं, सिर्फ अगेन जो ये हमारे छोटे छोटे ऑपरेशनलाइजेशन के जो इश्यूज़ हैं, अगर ये सॉल्व हो जाए और रेगुलेटरी हमारे जो ये हर्डल्स हैं ये सॉल्व हो जाए, तो हम 2 सिनारियो देख सकते हैं 2030 में. एक हमारा बेसलाइन होगा जो तो इमिजिएटली रियलाइज होगा ही, चाहे और हम कुछ भी ना करें, सिर्फ इस पॉलिसी के बेसिस पर. Okay. और दूसरा हमारा एक 2x या 3x सिनारियो है, जहाँ पे जितनी आप जॉब्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, चाहे हम अगर 10,000 या 20,000 जॉब्स दिल्ली में ही, और पूरे देश में अप टू 1 लाख जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं इन सेल्स के इंक्रीज से, उसको आप 2x या 3x इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारा जस्ट ये एक काउंसिल बन जाए जो कि कंटिन्यूअसली हर महीने मिलकर जो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आ रहे हैं उसे कंटिन्यूअसली डिस्कस करके सॉल्व करते रहे. Thanks, Patali. Subrata, your vision 2030. 2030, I see a Delhi which will be much cleaner in terms of the vehicular emission and the road pollution will be lower, the transition.
sound pollution will surely be lower because EVs are. So these are the first two transitions which I very clearly see, which will benefit Delhi, the city. The larger benefit is, which I did not cover earlier, this 30,000 incentive will accelerate development and manufacturing of electric motorcycles in the country, which is today absent. I think because 2/3 of the Indian two-wheeler market is motorcycle, this incentive Delhi is no different. Delhi consumers will demand electric motorcycles and the industry will have to respond Correct. with models. And India has a huge manufacturing, India has a huge capacity in motorcycles. We are one of the world's largest motorcycle manufacturers. They will do electric. So I think that transition will happen. Benefit of this will also be that the other states and other cities will eventually follow. So Indian transition away, this automotive transition from this to a newer will happen. Our exports will become far more competitive. And the last part is, I always hear this argument, EV is dependent on imports and that. See, at a certain level, we are dependent because the scale is small. If your scale increases, whether it is cell or whether it is rarer, you will start manufacturing in India. And if I have to go back in a nation's journey of say 70 years, 1960 we were dependent on food. Food used to come in ships. 1970 we used to depend on milk. Come late 2000, we had to depend on four-wheelers and all, even regular auto. You see where it is. India in this entire energy crisis, we did not have to depend on aviation fuel because we built massive refining capacity in the country. And now we are seeing new manufacturing capacity. So as long as the scale builds up, your indigenization will automatically happen. I think Delhi's EV policy has, I always believe it has a lot of multiplier effects outside Delhi. And in fact, he mentioned, why Delhi industrial policy. Unfortunately, Delhi does not encourage manufacturing within. In fact, I believe this will actually accelerate EV manufacturing outside of Delhi. So others will benefit from this, and it will benefit the larger economy. There's absolutely no doubt. And the scale will ensure your localization, your especially cell manufacturing, your magnet semiconductors already happening in India. So your costs will tend to come down. And I think he had a valid question that how do you ensure the delta between petrol and this, that will get much. So I think that for me 2030 will be that, have you brought this at par? It doesn't, there's no difference for the consumer to do all those calculations. So I'm pretty, hopeful about 2030, and this policy will helpfully take us into that direction. So thanks Urpita, thanks Ankit, thanks Mitali for a wonderful discussion. I think Delhi EV policy 2026 जो अब आ चुकी है, काफ़ी अच्छा रिव्यू किया फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट वी गॉट टू नो कि इस पॉलिसी में क्या ऑलरेडी अच्छा है और क्या बेहतर हो सकता है. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो.